नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्य ने घटनास्थल की सफाई पूरी कर ली और अचानक उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। आज वो दिन था जब विक्रांत मार्शल आर्ट्स अकादमी ने प्रचंड एयर एरेना को चुनौती दी थी। महापावन क्षेत्र चेतन तो पहले ही मर चुका था। अगर लक्ष्य प्रकट नहीं होता तो इसका मतलब होता कि आइस सिटी मार्शल आर्ट्स हॉल पूरी तरह से पराजित हो चुका था। कम से कम योद्धा स्तर में विक्रांत सबसे शक्तिशाली हॉल बन चुका था। मार्शल आर्ट का मार्ग अपनाने वाले, खासकर नए मार्शल आर्टिस्ट, उनमें से कई सबसे शक्तिशाली हॉल को चुनना पसंद करेंगे। इसी वजह से विक्रांत को प्रसिद्धि मिली। लक्ष्य नहीं चाहता था कि उसके पुनर्जन्म से हॉल के पदानुक्रम में कोई बड़ा बदलाव आए। उसकी कार अभी भी पार्क के बाहर खड़ी थी और लक्ष्य उसे लेकर जाने का इरादा रखता था। लेकिन जब वो वाटर पार्क के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसने पार्क के प्रवेश द्वार पर खड़े बूढ़े चौकीदार को चौकीदार भवन के अंदर कांपते हुए, लक्ष्य को घूरते हुए देखा। हालांकि खिड़की से केवल आंखों की एक जोड़ी ही दिखाई दे रही थी, फिर भी लक्ष्य ने उन्हें बड़ी ध्यान से देखा। अरे नहीं, इसका तो गवाह भी है। निसंदेह इस बूढ़े व्यक्ति ने पूरी घटना देखी। वो एक प्रत्यक्षदर्शी था और लक्ष्य ऐसी स्थिति नहीं चाहता था। कुछ हिचकिचाहट के बाद लक्ष्य ने दरवाजा धक्का देकर खोला और पहरेदार के घर में प्रवेश किया। लक्ष्य के पिता से भी अधिक उम्र के एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने लक्ष्य को अंदर आते देखा। वो घबरा गया और अनाड़ीपन से कांपने लगा, मानो उसके सामने घुटने टेकने ही वाला हो। लक्ष्य ने एक हाथ से बूढ़े आदमी को सहारा देते हुए कहा, महोदय, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मार्शल आर्टिस्ट, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। बूढ़े आदमी ने बेबसी से विनती की। लक्ष्य ने एक पल सोचा, सर, क्या आपके परिवार में कोई और सदस्य है? कोई और नहीं, बस मैं। मेरा तो कोई जीवन साथी भी नहीं है। बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से ईमानदार था। एक आम आदमी सहानुभूति पाने के लिए रिश्तेदारों की सूची गिना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लक्ष्य ने सिर हिलाया। इससे ये आसान हो जाता है। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति को अचानक एहसास हुआ कि वो मुसीबत में है। मार्शल आर्टिस्ट उसे जान से मारने ही वाला था। वो जोर से चिल्लाने ही वाला था कि लक्ष्य ने कहा, महोदय, डरिए मत। मैं आपको एक बेहतर जगह ले जाऊंगा, जहां आपको यहां पहरा नहीं देना पड़ेगा। आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी और मासिक वेतन भी मिलेगा। कैसा रहेगा ये? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं। मुझ में कोई क्षमता नहीं है। क्या सच में ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है? सर, आपकी मासिक तनख्वाह कितनी है? 2500 रुपए प्रति माह, जिसमें भोजन और आवास सब शामिल है। बूढ़े व्यक्ति ने ये बात थोड़े गर्व के साथ कही। लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया और अंतरिक्ष की अंगूठी से नकदी का एक बड़ा बंडल प्रकट होकर उसके हाथ में आ गया। एक मार्शल आर्टिस्ट सारा पैसा कार्ड में नहीं रखता, क्योंकि वास्तविकता में अभी भी कई जगह ऐसी है जहां नकद भुगतान की आवश्यकता होती है। वे 1-1 हजार के हुआशिया सिक्के थे और पूरे बंडल की कुल कीमत 5 लाख थी। महोदय, ये पैसा आपका है, बशर्ते आप मेरे साथ चलें। मैं आपको 5 लाख और दूंगा और आपके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। सचमुच? बूढ़े आदमी ने अविश्वास से भरी गठरी पर नजर रखते हुए कहा। जब लक्ष्य ने उसे पैसे सौंपे, तभी उसे एहसास हुआ कि ये झूठ नहीं था। युवक, नहीं, मार्शल आर्टिस्ट, निश्चिंत रहो। इस पैसे से अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। मैंने कुछ नहीं देखा। जो भी मुझे ढूंढेगा, मैं आज की कोई भी बात नहीं बताऊंगा।
लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे तुम्हें मारना नहीं है तो क्या मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं? बिल्कुल। हालांकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं, फिर भी मैं अपनी बात का पक्का हूं। एक बार बोल देने के बाद चार घोड़े भी उसे वापस नहीं ले सकते। बूढ़े आदमी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही लक्ष्य के पीछे से अचानक एक मिश्र धातु का उड़ने वाला खंजर निकला और बूढ़े आदमी के ठीक पीछे जा लगा। पफ! खून तेजी से निकला और फर्श व दीवारों पर चारों तरफ फैल गया। यह प्रहार कुशल था। इसने बूढ़े व्यक्ति की त्वचा को मात्र काटा, उसके आंतरिक अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आह! बूढ़ा आदमी डर से चीख उठा, ये सोचकर कि लक्ष्य ने अपना इरादा बदल लिया है और उसे मारने वाला है। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश हो गया। लक्ष्य ने बूढ़े आदमी को पकड़ा, जल्दी से पट्टी बांधी और जाने की तैयारी करने लगा। यह सबसे सुरक्षित तरीका नहीं था, लेकिन सचमुच में लक्ष्य के पास बिना किसी शारीरिक शक्ति के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मारने का कोई और तरीका नहीं था। अगर सामने वाला कोई गुंडा, बदमाश या यहां तक कि कोई अधिकारी या मार्शल आर्टिस्ट होता तो लक्ष्य बिना किसी झिझक के कार्रवाई करता। चूंकि उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत शारीरिक पीड़ा पहुंचाकर और मृत्यु का नाटक रचकर उसे दुनिया से गायब किया जा सकता था। अब सबसे अच्छा उपाय यही था कि उस बूढ़े व्यक्ति के लिए रहने की जगह ढूंढी जाए। हालांकि लक्ष्य ने अभी तक यह तय नहीं किया था कि कहाँ। वो गाड़ी से उतरा, कार में बैठा और उस बूढ़े आदमी को कुछ 100 मीटर दूर ले गया। तभी अचानक लक्ष्य को एहसास हुआ कि वो अपना फोन लाना भूल गया है। धिक्कार है, मुझे इसे जल्दी से वापस लाना होगा। फोन सबसे अहम सबूत था। इसलिए लक्ष्य जल्दी से पार्क के प्रवेश द्वार पर वापस गया, बूढ़े आदमी को कार में इंतजार करने के लिए छोड़ दिया और सीधे झरने वाले क्षेत्र की ओर चल दिया। निर्जन क्षेत्र में वह बस ऊपर से उड़ गया। जब लक्ष्य लौटा तो उसने आरिफ खान, ध्रुव और गौरव यादव को वहां खड़े देखा। लक्ष्य को प्रकट होते देख आरिफ खान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, लक्ष्य, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। ध्रुव मुस्कुराते हुए पास आया और बोला, तुम कहाँ गए थे? तुमने फोन यहां क्यों छोड़ दिया? हम तो इसे वापस हॉल में ले जाने ही वाले थे। गौरव यादव पास आया और लक्ष्य के कंधे पर मुक्का मारा। लक्ष्य, पिछली बार तुम्हारी वजह से ही हम और ओल्ड खान इटावाह से सबसे पहले निकल पाए। उस सौदे से हम दोनों को फायदा हुआ। अगर हम वहीं रुकते तो इटावाह त्रासदी में मरने वालों की सूची में 2 और नाम जुड़ जाते। हे, ये तो स्वाभाविक ही है। तुम तीनों बड़े भाई मेरे पीछे आओ। लक्ष्य ने आरिफ खान से फोन लिया, जल्दी से स्थिति समझाई, लेकिन उसने चेतन की हत्या का जिक्र नहीं किया, केवल संक्षेप में जानकारी दी। जब लक्ष्य ने कहा कि उसने 2 महापवन एरेना कमांडरों को मार डाला है, तो तीनों हांफने लगे। आरिफ खान ने कहा, लक्ष्य, समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें तुरंत हॉल में वापस जाना होगा। जहां तक द्वारपाल बूढ़े व्यक्ति की बात है, मैं उसके लिए एक जगह ढूंढूंगा, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और किसी भी प्रकार की जानकारी लीक होने से रोकूंगा। गौरव यादव ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब हॉल में लक्ष्य के बिना काम नहीं चल सकता था। ध्रुव एक पल के लिए चुप हो गया। लक्ष्य, ये बूढ़ा आदमी यहां नहीं रह सकता, कम से कम बर्फीले शहर में तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इसे मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इसे अमरावती बेस सिटी भेजने का इंतजाम कर दूंगा। वहां मेरा एक दोस्त है जो आसानी से उसके लिए नौकरी ढूंढ सकता है। एक बार जब वो बर्फीले शहर के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा तो महापवन अखाड़ा के लोग उसका पता नहीं लगा पाएंगे। वे केवल संदेह कर सकते हैं और केवल संदेह से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लक्ष्य ने ध्रुव की ओर देखा और सिर हिलाया। खैर, ध्रुव वाकई भरोसेमंद था। लक्ष्य इस बात को लेकर चिंतित था कि उस बूढ़े आदमी को कहाँ रखा जाए, और ये कदम उसके लिए जीवन रेखा साबित हुआ। ठीक है, बात पक्की हो गई। अब समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। मैं तुम्हारी कार ले जाता हूं, लक्ष्य, और तुम सब यहां से उड़ान भर लो।
अब तक तो हॉल के नतीजे आ चुके होंगे। अगर तुम वापस नहीं लौटे तो आइस सिटी हॉल में हंगामा मच जाएगा। बातचीत के बाद ध्रुव ने लक्ष्य की कार की चाबियां ले ली, जबकि आरिफ खान और गौरव यादव लक्ष्य के पीछे पीछे विमान में चढ़ गए। विमान सीधे प्रचंड एयर एरेना मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर बढ़ रहा था। ध्रुव लक्ष्य की कार चलाकर बूढ़े आदमी के मामलों को निपटाने के लिए निकल गया। समूह के जाने के तुरंत बाद महापवन अखाड़ा के लोग वाटर पार्क पहुंच गए। कार्तिक, हान फेंगजू और वू मिंग के साथ वहां पहुंचा और उसने उस जगह को खाली पाया। न केवल टाई शान और गॉडली मशीन के शव गायब थे, बल्कि पार्क का द्वारपाल भी गायब था। शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी के अंदर अंतिम लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मयंक और आरव की हार के बाद सिद्धार्थ जैन और इवान के बीच ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई जैसी प्रतीत हुई। 3 मैचों की सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला में प्रचंड वायु अखाड़ा पहले ही 2 दौर हार चुका था, इसलिए अंतिम दौर लड़ा जाए या न लड़ा जाए, इससे अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एज्योर स्काई के हॉल मास्टर जियान ने प्रशांत धवन के सामने इतराते हुए कहा, हॉल मास्टर डोंगफैंग, ये प्रतियोगिता लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि आप मेरे शिष्यों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वे देखने लायक है? प्रशांत धवन जियान के इस छोटे रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सके। दशकों से उन्हें जानने के कारण वे उसके स्वभाव को भली भांति समझते थे और उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, मंच पर चल रहा मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। सिद्धार्थ जैन और इवान के बीच की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। हाँ, 3 मैचों की सीरीज में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी मैच लड़ा जाए या नहीं, जियान हंसते हुए बोली। इसी क्षण चाइल्ड मून टाइगर ने बगल से कहा, अगर सिद्धार्थ जैन इवान को हरा देता है तो क्या वो अन्य 2 रूसी मार्शल आर्टिस्टों को चुनौती देना जारी रख सकता है? जियान ने मंच पर चल रही लड़ाई को देखा। जिस व्यक्ति पर उसे सबसे अधिक भरोसा था वो वास्तव में इवान ही था। उनका मानना था कि इवान की ताकत एक सैनिक के उच्चतम स्तर पर थी, यहां तक कि एक मध्यम स्तर के युद्ध सेनापति के बराबर भी। सिद्धार्थ जैन के पास कोई मौका नहीं था। इवान इस समय उनके साथ लुकाछिपी का खेल खेल रहा था। जियान के लिए ऐसी निश्चित जीत का लाभ न उठाना मूर्खता होगी। प्रशांत धवन और चाइल्ड मून टाइगर को गंभीर भाव से देखते हुए जियान ने कहा, आमतौर पर तो ये असंभव है, लेकिन आज आपको हार मानने पर मजबूर करने के लिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। अगर सिद्धार्थ जैन जीत जाते हैं और फिर वे नेरोव और ईवा को भी हरा देते हैं, तो एज्योर स्काई इस मैच को हार मान लेगी। मैं टेलीविजन मीडिया के सामने ये स्वीकार करूंगा कि एज्योर स्काई प्रचंड वायु अखाड़ा से हार गई। क्या आप सच कह रहे हैं? प्रशांत धवन थोड़े भावुक हो गए। अगर यह सच होता तो आज भी पासा पलटने की संभावना हो सकती थी। आखिर मौजूदा स्थिति को देखते हुए सिद्धार्थ जैन किसी तरह से नुकसान में नहीं दिख रहे थे। बेशक ये इतना आसान नहीं होगा। हम पहले ही जीत चुके हैं। अगर हम बस सहमत हो जाते हैं तो क्या यह हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा? जियान मुस्कुराई, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। लेकिन प्रशांत धवन और बाल चंद्रबाग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जियान द्वारा बिछाए गए जाल को जानते हुए भी उन्हें आगे बढ़ना ही था। प्रशांत धवन ने पूछा, अपनी सभी मांगे एक साथ बता दो। ये आसान है। अगर आपके सैनिक स्तर के मार्शल आर्टिस्ट में से कोई भी हमारे तीनों लोगों को लगातार हरा देता है तो हम हार मान लेंगे। बस एक ही शर्त है, अगर आप असफल होते हैं तो आपको हमें अपने प्रचंड वायु अखाड़ा के 5 किलोग्राम तरल धातु देनी होगी। ये सुनकर प्रशांत धवन के चेहरे के भाव बदल गए। दूसरी पार्टी की मांग बहुत कठोर थी। तरल धातु बेस सिटी के सबसे महान आविष्कारों में से एक थी और एक विशेष प्रकार के उल्कापिंड से इसकी केवल थोड़ी मात्रा ही परिष्कृत की जा सकती थी। एक बार संसाधित होने के बाद यह धातु विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का उपयोग करने वालों के लिए थी। मानसिक शक्ति का उपयोग करके यह धातु इच्छा अनुसार आकार बदल सकती थी।
जिससे विभिन्न हथियार या कवच भी बन सकते थे। इसकी आंतरिक संघनन संरचना इसे सामान्य धातुओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बनाती थी और इसमें टूट-फूट की कोई चिंता नहीं थी। यह धातु बेहद महंगी थी और ग्राम के हिसाब से बेची जाती थी। 1 ग्राम की कीमत 2 लाख रुपए थी। पिछले कई वर्षों में प्रचंड वायु अखाड़ा मार्शल आर्ट्स हॉल में केवल 10 किलोग्राम से थोड़ा अधिक तरल धातु ही जमा हो पाई थी। एज्योर स्काई के लोग सीधे 5 किलोग्राम की मांग कर रहे थे, जिसकी बाजार कीमत 1 अरब होगी। प्रशांत धवन चुप हो गए। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। वे इतनी आसानी से सहमत नहीं हो सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद प्रशांत धवन ने अपना फोन उठाया और चुपचाप आरिफ खान को एक संदेश भेजा। उन्हें जल्द ही आरिफ खान से जवाब मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि वो और लक्ष्य पहले ही वापस आ रहे हैं और हॉल मास्टर को चिंता न करने के लिए कहा। प्रचंड वायु अखाड़ा निश्चित रूप से जीतेगा। लक्ष्य पर भरोसा रखते हुए और मार्शल आर्ट हॉल की प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हुए प्रशांत धवन ने जोखिम उठाने का फैसला किया, भले ही सफलता की संभावना कम लग रही थी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, पक्का 5 किलोग्राम तरल धातु ही सही। दोनों ने तुरंत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद जियान ने मंच पर इवान से कहा, इवान, सौदा हो गया है। उस बेचारे बच्चे के साथ खेलना बंद करो और इसे जल्दी खत्म करो। जियान की बातें सुनकर इवान, जो कुछ क्षण पहले तक सिद्धार्थ जैन के साथ बराबरी पर था, अचानक अपनी पूरी ताकत लगा बैठा। उसका हथियार लोहे के पंजों की एक जोड़ी थी। उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। उसकी आक्रमण गति इतनी तेज थी कि उसे साफ-साफ देखना लगभग असंभव था। मंच पर मूसलाधार बारिश की तरह हमलों का तूफान आ गया और पंजों की छाया की परतों ने सिद्धार्थ जैन को लगभग घेर लिया। अरे, ये व्यक्ति तो बहुत तेज है। ये तो जनजात ही तेज धावक है। सिद्धार्थ जैन ने अनाड़ीपन से बचाव किया और अनिच्छा से दहाड़ मारी। अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा था। सबसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्टों में मानसिक शक्तियों के अलावा जनजात दिव्य शक्ति के उपयोगकर्ता और जनजात तेज तर्रार लोग भी शामिल हैं। यदि जनजात दिव्य शक्ति वाले लोग 10,000 मार्शल आर्टिस्टों में से एक हैं, तो जनजात तेज तर्रार लोग 1 लाख में से 1 या 2 लाख में से एक होंगे। इन लोगों के हाथों की गति जन्मजात ही तीव्र होती है, जो समान स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में लगभग 50% अधिक होती है। हालांकि उनकी ताकत असाधारण नहीं होती, लेकिन उनकी तीव्र गति ही उन्हें अजेय बना देती है। आइस सिटी बेस सिटी में युवा पीढ़ी में कोई भी जनजात तेज तर्रार नहीं है। इसके बजाय युद्ध जनरलों में 2 ऐसे हैं, जिनमें से दोनों के युद्ध देवता बनने की लगभग निश्चित संभावना है। तभी लोगों को समझ आया कि इवान ने पहले कभी कोई कदम क्यों नहीं उठाया था। वो रूसी तिकड़ी का असली तुरुप का पत्ता था। नेरोव के पास जनजात दिव्य शक्ति थी और ईवा एक बहुत ही दुर्लभ महिला शिखर थी, एक सैनिक स्तर का मार्शल आर्टिस्ट जिसमें हर क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा थी। हालांकि उनकी प्रतिभा इवान की प्रतिभा के बराबर नहीं थी। एक रूसी में जनजात तेज तर्रार क्षमता का होना बिल्कुल अप्रत्याशित था। 30 सेकंड से भी कम समय में इवान ने सैकड़ों हमले किए। सिद्धार्थ जैन अंततः चीखते हुए मंच से गिर पड़े। उनका शरीर अलग अलग आकार के दर्जनों घावों से भरा हुआ था, जो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाले थे। बालक चंद्रबाग सिद्धार्थ जैन का इलाज करने के लिए दौड़ा। उसी क्षण प्रशांत धवन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे जैन ने उसे धोखा दिया हो और उसका सारा आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो गया। लक्ष्य अच्छा था और प्रशांत धवन को विश्वास था कि वो नेरोव और ईवा को हरा सकता है, लेकिन वो इवान से कैसे लड़ सकता था? इसके अलावा उसे लगातार 3 लोगों से लड़ना था। वो कैसे जीत सकता था? प्रशांत धवन के गंभीर चेहरे को देखकर जियान जोर से हंस पड़ी। हॉल मास्टर डोंगफैंग,
मुझे बहुत खेद है। मैंने इन तीनों रूसियों को केवल अपवाद स्वरूप एज्योर स्काई में इसलिए शामिल किया क्योंकि मैंने उनमें प्रतिभा देखी थी। मैंने आपको परेशानी और काफी खर्चा दिया है। इस समय तक इंटरनेट पहले से ही अराजकता की स्थिति में था। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? क्या उस रूसी की हरकत को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया था? मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा था? तुम्हारा नाम भी मत लो। मुझे तो स्लो मोशन में भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये आदमी तो जन्मजात तेज धावक है। इसकी रफ्तार बहुत ही तेज है। बेशक आप इसे अपने घर के कंप्यूटर और फोन पर नहीं देख सकते। मैं अपनी कंपनी के सर्वर का इस्तेमाल 72 गुना स्लो मोशन में कर रहा हूं और मैंने पाया कि ये रूसी हमला प्रति सेकंड लगभग 20 से 25 बार होता है। यह स्वाभाविक ही है कि सिद्धार्थ जैन इसका मुकाबला नहीं कर पाए। एक सेकंड में 20 से ज्यादा बार, इसका मतलब है कि लगभग हर 0.04 सेकंड में एक हमला। क्या एक सैनिक के पास वाकई इतनी गति हो सकती है? सैनिकों की बात छोड़िए, साधारण युद्ध सेनापति भी ये उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। अब तो खेल खत्म। प्रचंड वायु अखाड़ा इस बार पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैंने देखा कि प्रशांत धवन ने जियान के साथ किसी तरह की शर्त लगाई है। इस बार तो वो शायद अपने अंडरवियर तक सब कुछ हार जाएगा। मैं विक्रांत मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल होना चाहता हूं। इस हॉल का एक भविष्य है। इतने शक्तिशाली सैनिक को प्रशिक्षित करने में सक्षम होना अद्भुत है। लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य अभी तक सामने क्यों नहीं आया? अगर वो प्रकट हो जाए तो क्या होगा? क्या वो किसी जन्मजात तेज धावक को हरा पाएगा? इसकी संभावना लगभग 0 के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि महापवन अखाड़ा की तरफ से कोई भी इवान को हरा सकता है। मैं अभी सबको बता सकता हूं। आइस सिटी का नंबर एक मार्शल आर्ट हॉल एज्योर स्काई कहलाता है। इस समय किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि प्रचंड वायु अखाड़ा के पलटने की कोई संभावना है। इस नाजुक मोड़ पर स्थिति और भी बदतर हो गई जब चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल ने अचानक ये खबर जारी की कि चेतन व्यक्तिगत कारणों से विक्रांत आर्ट्स अकादमी के साथ संघर्ष में भाग नहीं ले सकते। एज्योर स्काई की इस चुनौती के लिए महापवन अखाड़ा ने हार मान ली। इस खबर ने आग में घी डाल दिया। जिन लोगों को महापवन अखाड़ा से कुछ उम्मीद थी, जो ये कामना कर रहे थे कि ये हॉल आइस सिटी को गौरव दिलाएगा, वे अब पूरी तरह से निराश हो गए थे। पहले छोटे हॉल, फिर ड्रैगन स्लेइंग, फिर प्रचंड वायु अखाड़ा और अब महापवन अखाड़ा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। आइस सिटी के सभी मार्शल आर्ट हॉल नष्ट हो गए। हालांकि ऑनलाइन गाली गलौज अभी भी काफी होती थी, लेकिन पहले की तुलना में काफी कम हो गई थी क्योंकि आइस सिटी के मार्शल आर्ट हॉल की स्थिति बदलने वाली थी। अब इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए असली नाम का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया था। इसलिए लोग कुछ भी ज्यादा आपत्तिजनक बोलने से पहले 2 बार सोचते थे। कुछ लोगों ने एज्योर स्काई को कोसने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा लक्ष्य पर निकाला। उसे कायर, धोखेबाज, आंतरिक कलह में माहिर लेकिन बाहरी लोगों के खिलाफ बेकार, अपने खोल में छिपा हुआ कछुआ आदि कहा। जियान ने इतराते हुए अपना फोन एक तरफ रख दिया और प्रशांत धवन की ओर देखा। हॉल मास्टर डोंगफैंग, क्या परिणाम घोषित करने का समय नहीं हो गया है? क्या आपके पास मैदान में उतारने के लिए और भी प्रतियोगी है? यदि नहीं, तो कृपया तरल धातु सौंप दे। मेयर अंकित कुमार यही देख रहा है। आप अपने वादे से मुकरेंगे नहीं, है ना? प्रशांत धवन और अंकित कुमार ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे दोनों गुस्से और बेबसी दोनों की भावना से भरे हुए थे। दोनों ही उच्च कोटि के युद्ध देवता थे, लेकिन इस परिस्थिति में उनके पास अपनी शक्ति का उपयोग करने का कोई रास्ता नहीं था। उनके हृदयों में व्याप्त निराशा अतुलनीय थी। प्रशांत धवन ने आह भरी, रहने भी दो। एक गड्ढे में गिरने से बुद्धि में वृद्धि हुई। इस बार जियान ने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसे भविष्य में बदला लेने का मौका मिलने की उम्मीद थी। जैसे ही वो पिघली हुई धातु लेने जाने वाला था, दरवाजे के बाहर से अचानक एक शोर सुनाई दिया। प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। इतनी जल्दी क्या है? हॉलमास्टर,
क्या हमारा लक्ष्य अभी बाकी नहीं है? चलो, सब लोग रास्ता बनाओ और हमारे लक्ष्य का भव्य आगमन का स्वागत करो। आरिफ खान की विशिष्ट बुलंद आवाज गूंजी और सबकी निगाहें एक साथ दरवाजे की ओर मुड़ गई। इस समय वीर प्रताप मार्शल आर्ट्स अकादमी के ग्रेट हॉल में उपस्थित लोगों के चेहरे के भाव विविध और विचित्र थे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश थे, कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ तिरस्कारपूर्ण थे। लक्ष्य मुस्कुराते हुए अंदर आई और आरिफ खान को थोड़ा चापलूसी करते देख वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हॉल में प्रवेश करते ही मयंक सबसे पहले दौड़कर वहां पहुंचा। धिक्कार है सूर्या, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। इस बार मेरी बुरी तरह पिटाई हुई है और मुझे परवाह नहीं। हमारी दोस्ती को देखते हुए तुम्हें बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। उस रूसी भालू को इतनी बुरी तरह पीटना है कि उसकी मां भी उसे पहचान न पाए। लक्ष्य ने मयंक के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम उछल कूद कर रहे हो। लगता है तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है। ज्यादा चोट नहीं लगी? मेरे शरीर का हर हिस्सा दुख रहा है। अरे रुकिए, मेरे साथ मंच पर गए दोनों को देखकर लगता है कि मुझे वाकई में ज्यादा चोट नहीं लगी थी। लक्ष्य की नजर आरव और शैंतु हुआ पर पड़ी। दोनों घायल हो गए थे, खासकर सौरभ, जिसकी चोटें मामूली नहीं थी। शुक्र है कि सभी घाव मामूली थे और वे होश में थे। दोनों ही लक्ष्य को गुस्से से घूर रहे थे। अतीत में लक्ष्य शायद उन्हें उकसाने के लिए आगे बढ़ जाता, लेकिन आज नहीं। इस नाजुक समय में लक्ष्य के पास निपटाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले थे। वो जल्दी से प्रशांत धवन और अंकित कुमार के पास पहुंचा और लक्ष्य ने थोड़ा झुककर कहा, अकादमी के गुरु, महापौर लू, मैं कुछ कामों में व्यस्त होने के कारण थोड़ा देर से लौटा। प्रशांत धवन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। उन्होंने लक्ष्य से बस इतना कहा, शायद आपको पता न हो क्योंकि आप अभी अभी लौटे हैं, लेकिन उनका ईवान जन्मजात तेज धावक है। उसने कभी अपनी चाल नहीं चली, हम सबको अंधेरे में रखा। इसके अलावा अगर आप मंच पर जाने का फैसला करते हैं तो जीतने के लिए आपको उनके 3 प्रतिद्वंद्वियों को लगातार हराना होगा। मेरी राय में इस लड़ाई में न लड़ना ही बेहतर है। लक्ष्य की निगाह अंकित कुमार पर पड़ी। क्या मेयर अंकित का इरादा भी यही है? वो जानता था कि प्रशांत धवन ये सब उसके भले के लिए कह रहा है, लेकिन इस समय लक्ष्य को प्रशांत धवन के अच्छे व्यवहार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आगे आकर उसे मंच पर जाने दे, और अंकित कुमार निस्संदेह इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। अंकित कुमार ने गुस्से से कहा, लक्ष्य, क्या तुम्हें वाकई इन 3 बूढ़े रूसियों को हराने का भरोसा है? मैं तुम्हें बता दूं, आज आइस सिटी हुआशिया की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। मैं, अंकित कुमार, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम में काबिलियत है तो तुरंत मंच पर आओ। बस तुम इन 3 बूढ़े रूसियों को हरा दो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहो, बशर्ते वो मेयर के तौर पर मेरे अधिकार क्षेत्र में हो। लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेयर अंकित, क्या आप सचमुच वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं? आप पता कर सकते हैं। हालांकि मैं मेयर हूं, मैं 8वें स्तर का युद्ध देवता भी हूं। मैंने कभी अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ा। तो ये बहुत बढ़िया है। अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ कुछ उल्कापिंडों का आदान प्रदान करना चाहूंगा। ये कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं है ना? का क्या? तुमने क्या कहा? अंकित कुमार ने अविश्वास से लक्ष्य की ओर देखा और प्रशांत धवन भी स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि लक्ष्य अपनी शर्तों को लेकर कुछ ज्यादा ही दुस्साहसी हो रहा है। लक्ष्य हंसते हुए बोला, मेयर अंकित, आपने मुझे गलत नहीं सुना। दरअसल कई मार्शल आर्टिस्ट जानते हैं कि उल्कापिंड भले ही अवैध हों, लेकिन कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोग उनका व्यापार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध देवता गठबंधन के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, कुछ असाधारण योगदानकर्ता और कुछ उच्च स्तरीय मानसिक शक्ति वाले लोग, सभी को उल्कापिंडों का व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है।
अगर मैं आज तीनों रूसियों को हरा देता हूं तो कम से कम आइस सिटी और हुआशिया की कुछ इज्जत तो बच जाएगी, और इस तरह कुछ योगदान भी होगा, है ना? इसके अलावा मैं हमेशा की तरह इन वस्तुओं के लिए भुगतान करूंगा, इसलिए मेयर अंकित को इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अंकित कुमार कुछ देर चुप रहा, फिर उसने लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और बोला, अगर तुम सचमुच उल्कापिंडों के व्यापार का अधिकार चाहते हो तो मेरे पास तुम्हें ये अधिकार देने का पूरा अधिकार है, न सिर्फ आइस सिटी में बल्कि अन्य प्रमुख शहरों में भी, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पूरे हुआशिया का है और इसके आंतरिक नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि तुम्हें 1 अरब का नकद इनाम और मानद नागरिक का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, लक्ष्य ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। इतनी जल्दी सहमत मत हो जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो लक्ष्य, मुझे माफ करना, लेकिन तुम देशद्रोही कहलाओगे और आइस सिटी बेस सिटी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं मेयर के तौर पर अन्य बेस सिटीज को भी संदेश भेजकर तुम्हारे प्रवेश पर रोक लगा दूंगा। तुम्हें जंगल में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? इस समय अंकित कुमार का दबदबा पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। वो स्वयं 8वें स्तर का युद्ध देवता था और महापौर होने के नाते आइस सिटी में कोई भी उसके सामने अति आत्मविश्वास दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। अप्रत्याशित रूप से लक्ष्य ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। चूंकि मैंने चुनाव कर लिया है, इसलिए मैं इसके परिणामों को भुगतने के लिए तैयार हूं। मेयर अंकित, कृपया मुझे उल्कापिंडों का व्यापार करने की अनुमति देने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तैयारी करें। अच्छा, अंकित कुमार ने उत्साह से ताली बजाई और दिल खोलकर हंसा। प्रशांत, मुझे लगता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट अकादमी में अभी भी कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं। ये युवक बहुत ही शानदार है। इसमें काम करने का साहस है और जिम्मेदारी लेने का भी साहस है। मुझे इसका व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। जाओ, लक्ष्य, मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। मुझे निराश मत करना। लक्ष्य ने सिर हिलाया और फिर प्रशांत धवन से कहा, अकादमी के गुरुजी, मुझे याद है आपने कहा था कि अगर कोई रूसी को हराता है तो वो अकादमी के मॉल से कोई भी वस्तु चुन सकता है ना? प्रशांत धवन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, ये मेरे ही शब्द थे। अगर तुम, लक्ष्य, इन तीनों रूसियों को हरा देते हो तो तुम्हें 3 बार अपनी मर्जी से चुनने का मौका मिलेगा। तो मेरी एक विनती है, मुझे अकादमी के मॉल से कुछ नहीं चाहिए। क्या अकादमी मास्टर इन 3 पुरस्कारों के बदले एक वस्तु दे सकते हैं? कौन सी वस्तु? 5 किलोग्राम तरल धातु। लक्ष्य ने एक बेतुकी मांग रखी। प्रशांत धवन का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक बदल गया और उसने गुस्से से लक्ष्य को घूरते हुए कहा, लक्ष्य, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि 5 किलोग्राम पिघली हुई धातु की कीमत कितनी होती है? 1 अरब। 1 लाख नहीं। अकादमी के स्वामी जी, क्या आपने अभी अभी एज्योर स्काई के अकादमी स्वामी जी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए? अगर हम हार गए तो वो 25 अरब हमारा नहीं होगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि ये किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में जाने के बजाय मेरे हाथों में आए? नहीं, नहीं, ये बहुत महंगा है। मैं सहमत नहीं हो सकता। प्रशांत धवन अब भी मना करना चाहता था। लक्ष्य का चेहरा भी सख्त हो गया। ठीक है, तो मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित नवीनतम, सबसे उन्नत, सभी प्रक्रियाओं से परिपूर्ण अंतरिक्ष यान लूंगा। प्रत्येक यान में 10 चालक दल के सदस्य और 16 फ्लाइट अटेंडेंट होने चाहिए। सभी फ्लाइट अटेंडेंट सुंदर, कुंवारी और 1.7 मीटर लंबी होनी चाहिए। मुझे कुल 3 यान चाहिए, सभी पूरी तरह से ईंधन से भरे हुए और मिसाइल लॉन्चर और रेलगन से लैस। रखरखाव और मरम्मत का सारा खर्च, साथ ही कर्मचारियों का वेतन और बीमा मार्शल आर्ट अकादमी द्वारा वहन किया जाएगा। लक्ष्य, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा? लिक्विड मेटल ही सही, बस मेरे लिए स्टेज पर आ जाओ। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रशांत धवन का गुस्सा फूटने ही वाला था।
उसकी उंगलियां चटकने लगी। अगर यहां इतने सारे लोग और पत्रकार न होते तो वो लक्ष्य को जरूर सबक सिखाता। और कुंवारी लड़कियां जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेलगन, अंतरिक्ष यान इस तरह की चीज का क्या करेगा? अगर लक्ष्य की बात मानी जाए तो इसमें कम से कम 3 से 5 अरब का खर्च आएगा। प्रशांत धवन से समझौता करने के बाद लक्ष्य खुशी खुशी मंच पर जाने के लिए तैयार हो गया। इस बार का लाभ बहुत बड़ा था। तरल धातु, एक ऐसा हथियार जो किसी भी रूप में बदल सकता था और जो केवल मानसिक शक्ति का उपयोग करने वालों के लिए ही उपलब्ध था। लक्ष्य लंबे समय से इसे पाने की लालसा रखता था और इस अवसर के बिना उसे नहीं पता था कि वह इसे कब प्राप्त कर पाएगा। उल्कापिंडों के व्यापार के अधिकार ने लक्ष्य को और भी उत्साहित कर दिया। ये अधिकार सभी आधार शहरों में मान्य थे, जिसका अर्थ था भविष्य में असीमित वित्तीय संसाधन और शक्ति। लक्ष्य अच्छे उल्कापिंड प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अपने अनुभव पर भरोसा कर सकता था। उसे जंगल में इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही लक्ष्य खुशी खुशी मंच पर जाने ही वाली थी, पास ही खड़ी यांग जियानिंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैंने ऐसा मूर्ख कभी नहीं देखा। जो चीजें कभी तुम्हारी नहीं होंगी, फिर भी तुम उनके बारे में इतनी खुश हो। अकादमी के मास्टर जियान, लगता है आपके मन में मेरे बारे में कोई राय है? लक्ष्य रुककर बोली। यांग जियानिंग ने लक्ष्य को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। अगर मेरी कोई राय है तो क्या हुआ? अकादमी के मास्टर यांग के शब्दों से तो ऐसा लगता है कि मेरे जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। तो क्या आप मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करेंगे? हाँ, मैंने यही कहा था। लेकिन बच्चे, मेरे साथ दिमागी खेल मत खेलो। जब तक मुझे तुम्हारा तुरुप का पत्ता समझ नहीं आ जाता, मैं कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिससे मैं प्रभावित हो सकूं। क्या ऐसा है? तो मुझे आश्चर्य है कि क्या अकादमी के मास्टर यांग ने कभी ऐसा कुछ देखा है? इसके साथ ही लक्ष्य ने प्रशांत धवन और अंकित कुमार की ओर पीट करके अपने स्पेशल रिंग से डार्क एनर्जी स्टोन निकाला, उसे संक्षेप में दिखाया और फिर उसे वापस स्पेशल रिंग में रख दिया। निश्चित रूप से यांग जियानिंग की आंखें डार्क एनर्जी स्टोन को देखते ही चमक उठीं, जैसे जंगल में भूखा भेड़िया मांस को देखकर चमक उठता है। उनके नजरिए से बाकी लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि लक्ष्य ने क्या निकाला है, लेकिन वे सभी जानते थे कि अब उसके पास एक स्पेस रिंग है। जियान की आंखें चमक उठीं। क्या क्या ये सच है? उसने अविश्वास से पूछा। बेशक ये असली है। क्या ये दाव के रूप में काम आ सकता है? लक्ष्य पूरी तरह आश्वस्त था। अपने पिछले जन्म में वो विक्रांतर्स अकादमी में शामिल हुआ था, जिसके गुरु जियान थे। ये व्यक्ति डार्क एनर्जी स्टोन के रहस्य को खोजने वाले पहले लोगों में से एक था, लेकिन उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की ही थी। फिलहाल वह 5वें स्तर के युद्ध देवता पर अटका हुआ था। इससे आगे बढ़ने के लिए उसे एक बड़े डार्क एनर्जी स्टोन की आवश्यकता थी। उसने इतना बड़ा काला ऊर्जा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। सही हाथों में पड़ने पर इसकी कीमत कई अरब हो सकती थी। तो जियान लालच में आ गया। तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो और कैसे? उसने धीमी आवाज में पूछा। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। लक्ष्य के होंठ मुड़े। सीधी बात है, अगर मैं तीनों रूसियों को एक साथ हरा देता हूं तो तुम मुझे 5 किलो तरल धातु सौंप दोगे। मुझे ऐसे मत देखो, मुझे पता है विक्रांत के पास है। अगर मैं हार गया तो ये विशालकाय काली ऊर्जा का पत्थर तुम्हारा है। हिम्मत है तो इसे ले लो। हा हा, हाँ। बच्चे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम तीनों रूसियों से लड़ना चाहते हो? ठीक है, चलो अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। लगता है आज मेरा भाग्यशाली दिन है। जियान को शक था कि लक्ष्य की कोई योजना हो सकती है, लेकिन एक युद्ध देवता स्तर के रूप में मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसे अपने विवेक पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़का सचमुच कोई कुटिल काम करने की हिम्मत करेगा। उसकी नजर में ये एक पक्की जीत थी। निसंदेह जियान एक आत्मविश्वासी व्यक्ति थे।
और जो जितना अधिक आत्मविश्वासी होता है उतना ही वो अपने निर्णय पर भरोसा करता है। दोनों ने कागज पर अपने हस्ताक्षर किए। लक्ष्य ने मन ही मन प्रसन्न होते हुए कलम नीचे रख दी। आइस सिटी में केवल कुछ सौ किलो तरल धातु ही थी। शौर्य चक्र, महापवन अखाड़ा और ड्रैगन स्लेइंग के पास थोड़ी थोड़ी मात्रा थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास उससे थोड़ी अधिक थी और बाकी छोटे छोटे हॉलों और व्यक्तियों के बीच बिखरी हुई थी। विक्रांत के पास संयोगवश 5 किलो थी, जो कि पहले से ही एक बड़ी मात्रा थी। महज 5 किलो पिघली हुई धातु का व्यावहारिक उपयोग न के बराबर था। इतनी कम मात्रा से कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु बनाना संभव नहीं था। 10 किलो की मात्रा में ही यह धातु वास्तव में उपयोगी साबित हुई और लक्ष्य को इसे हासिल करना ही था। अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही तीनों रूसियों को लक्ष्य की उनसे अकेले लड़ने की योजना का पता चला। क्रोधित और तिरस्कारपूर्ण होकर उन्होंने उस अभिमानी भारतीय लड़के के टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई। मौके पर मौजूद पत्रकारों ने तुरंत टीवी और वेब पर खबर प्रसारित कर दी। देवियों और सज्जनों, आज की चुनौती ने एक नया मोड़ ले लिया है। शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी का लक्ष्य लौट आया है। हमें से कोई भी उसे नहीं भूल सकता। वो शौर्य चक्र के सम्मान की रक्षा के लिए लौटा है और उसने गुप्त रूप से हॉल मास्टर जियान के साथ एक शर्त लगा ली है। हमें दाव की राशि नहीं पता, लेकिन हमें शर्तें पता चल गई है। रिपोर्टर रुका, फिर चिल्लाया, लक्ष्य मंच पर कदम रखेगा। उसके प्रतिद्वंदी नेरोव, इवा और इवान एक साथ 3 रूसी, एक बनाम 3। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बनाम 3। बर्फ शहर में रहने वाले मेरे दोस्तों, आपने उन रूसियों की ताकत देखी है। आज तक किसी भी योद्धा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ने उनमें से एक को भी नहीं हराया है। आइए हम सब लक्ष्य के लिए प्रार्थना करें, किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना करें। रिपोर्टर ने प्रार्थना करने का दिखावा किया, जबकि प्रशांत धवन का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। लक्ष्य आखिर कर क्या रहा है? 1 के मुकाबले 3? क्या ये कोई मजाक है? हमारे हॉल में ऐसा लापरवाह, जुआरी पागल कैसे आ गया? जब हॉल में मौजूद लोग लक्ष्य के इस कदम पर बहस कर रहे थे, तब इंटरनेट पर हंगामा मच गया। शानदार! इसे कहते हैं हिम्मत, 1 बनाम 3। लक्ष्य, मैं तुम्हारी इस हिम्मत के लिए तुम्हारे साथ हूं। मूर्ख, ये साहस नहीं, अज्ञानता है। लक्ष्य दिखावा कर रहा है। देखते हैं उसकी मौत कैसे होती है। मैं चाहता हूं कि लक्ष्य जीत जाए, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है ना? ओह, मेरा आदर्श लक्ष्य तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग अविश्वास से घूर रहे थे। यहां तक कि आरिफ खान और अन्य लोगों को भी लगा कि इस बार लक्ष्य ने हद पार कर दी है। मेंटलिस्ट के तौर पर उनका मानना था कि लक्ष्य किसी भी समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है, लेकिन 1 के मुकाबले 3 लोगों के सामने क्या वह सचमुच जीत सकता है? मंच के नीचे लक्ष्य ने कुछ हल्के फुल्के वार्म अप किए, अपना काला ड्रैगन भाला निकाला और प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। मंच पर इवान और उसके साथी एक पंक्ति में खड़े थे और लक्ष्य को ऐसे घूर रहे थे मानो किसी शव को देख रहे हों। लक्ष्य को आगे बढ़ते देख इवान भी आगे बढ़ा। उसके अगल-बगल इवा और नेरोव खड़े थे। लक्ष्य, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन मेरे लिए तुम बस एक बिगड़ैल बच्चे हो। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, तुम्हें दिखाना चाहता था कि हमेशा कोई न कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर होता है। आज आखिरकार मुझे मौका मिल गया है। तुमने मेरा अपमान किया है, हमारे राष्ट्र का अपमान किया है, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम इस अखाड़े से जिंदा नहीं निकलोगे। लक्ष्य ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इतने जोशीले, मुझे लगा कि तुम मुझसे अकेले ही लड़ना चाहते हो। नहीं, नहीं, हालांकि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता था। तुमने ये रास्ता चुना है और हम तुम्हारी बात मानेंगे। मर जाओ। लक्ष्य, हमला करो। इवान के आदेश पर नेरोव एक टैंक की तरह तेजी से आगे बढ़ा। इस बार रूसी सैनिक की भुजाएं
लोहे के विशाल दस्तानों से ढकी हुई थी। इससे पहले हर मुकाबले में नेरोव ने बिना हथियारों के लड़ाई लड़ी थी। जाहिर है वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके कदमों की आहट से मंच कांप उठा। कानों को सुन कर देने वाली दहाड़ के साथ वो अंदर घुस आया। मुट्ठियां ध्वनि विस्फोट के साथ बाहर निकल रही थी। धमाका, धमाका। तेज धमाकों से मयंक के चेहरे का भाव बदल गया। अगर नेरोव शुरू से ही इतनी बहादुरी से लड़ता तो वो 1 मिनट से भी कम समय तक टिक पाता। लक्ष्य ने हमले का सीधे सामना करने के बजाय एक तरफ हटकर रास्ता बदल लिया। कोई भी उस प्रचंड आक्रमण को झेल नहीं सकता था। वो पलटवार के लिए तैयार होकर दाईं ओर खिसक गया। ठीक उसी समय ईवा ने हमला कर दिया। जब नेरोव ने हमला किया तो ईवा ने लक्ष्य के बचाव का अनुमान लगाते हुए किनारे से चक्कर लगाया। उसकी तलवारें जुड़वां सांपों की तरह उसके गले और कमर पर झपटी। वो एक महिला मार्शल आर्टिस्ट थी, फिर भी उसके दांव-पेच जानलेवा और क्रूर थे। पहले के मुकाबले संयमित थे, लेकिन अब उसका मकसद जान से मारना था। ईवा संतुलित थी। उसके सभी गुण योद्धा शिखर पर थे, योद्धा क्षेत्र की परम सीमा पर, जिसमें कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी। लक्ष्य के संभलने से पहले ही उसके भाले की धार उस पर आ पड़ी। उसने अपने भाले का पिछला हिस्सा जमीन पर पटका और हवा में उछल गया। इवान को ठीक इसी पल का इंतजार था। जैसे ही लक्ष्य ऊपर उठा, इवान हवा में ही उससे टकरा गया। लोहे के पंजों ने अनगिनत वार किए, जिससे आसमान धंस गया। सैद्धांतिक रूप से छलांग के दौरान कोई सहारा न होने के कारण लक्ष्य के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका काम तमाम हो गया। प्रशांत धवन के पैरों पर गोली लगी। चेहरा पीला पड़ गया। शौर्य चक्र के सभी मार्शल आर्टिस्ट तनावग्रस्त होकर खड़े हो गए। हाकाई, एक जोरदार आवाज के साथ लक्ष्य ने अपने लंबे भाले को पवन चक्की की तरह घुमाया और प्रकाश की एक ढाल बना ली। लगातार बजने वाली आवाजें एक लंबी गूंजती हुई ध्वनि में विलीन हो गई और चिंगारियां बरसने लगी। क्लक 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 क्लैंग। इवान को पीछे हटना पड़ा। गति का लाभ उठाते हुए लक्ष्य और भी ऊपर उठ गया, जिससे इवान का हमला निष्फल हो गया। वाह! पूरा हॉल जोरदार जयकारे से गूंज उठा। इवान जमीन पर उतरा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। नीचे इवा और नेरोव ने भी अपनी अपनी जगह ले ली। तीनों ने मिलकर एक तिपाई बनाई, हर सांस केंद्रित। लक्ष्य के जमीन पर कदम रखते ही उसे मार गिराने के लिए तैयार। हॉल में इतनी खामोशी छा गई कि गिरती हुई सुई की आवाज भी सुनाई देती। हर किसी ने घातक जाल देख लिया था। लक्ष्य हमेशा हवा में नहीं रह सकता था, और जब वो नीचे उतरेगा तो तीनों मिलकर पहले कभी न देखे गए ढंग से हमला करेंगे। मंच के नीचे खड़े सभी लोग चुप थे। हालांकि लक्ष्य केवल 1 या 2 पल के लिए ही हवा में तैरता रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो। इतनी घातक स्थिति को कैसे रोका जा सकता था? जो लोग लक्ष्य को पसंद करते थे, वे उसके लिए चिंतित थे। जो लोग उससे नफरत करते थे, वे उसकी आसन्न बर्बादी पर खुश थे। और उससे भी ज्यादा लोगों को लगता था कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसलिए वे किसी और को ऐसी विकट परिस्थिति में फंसने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। लोग जब सोच में डूबे हुए थे, तभी अचानक लक्ष्य ने हवा में हल्की सी हंसी हंस दी। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे हरा सकते हो? तो तुम बहुत भोले हो। आओ, हवा और बारिश में कांपो। मेरे बिजली के तूफान का स्वाद चखो। उसकी आवाज धीमी होने से पहले ही लक्ष्य अचानक हवा में घुमा और सिर के बल नीचे की ओर गोता लगाया। उसने अपने हाथ में मौजूद काले ड्रैगन भाले को घुमाया, जिससे तेज कंपन के कारण भाले से एक दर्द भरी चीख निकली। तेज हवा और मूसलाधार बारिश। पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे आसमान में आतिशबाजी फूट रही हो। बिजली की गड़गड़ाहट बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगी। किसी को नहीं पता था कि लक्ष्य ने ये कैसे किया, लेकिन सबने देखा कि वो एक लंबा भाला 10 में, फिर 100 में, फिर हजारों में बदल गया।
आसमान लंबे भालों की रोशनी और छाया से ढक गया, जो चकाचौंध कर देने वाली जानलेवा बौछार की तरह बरस रहे थे। इवान और नीचे मौजूद अन्य दो लोग पल भर में लंबे भाले के प्रकाश और छाया में घिर गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। असंख्य लोग हैरानी से दंग रह गए। क्या लक्ष्य भी जन्मजात तेज धावक था? इसके अलावा भाले को इस तरह से चलाने की गति तो इतनी तेज थी कि इवान, जो जन्मजात गतिवान था, भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। दोनों के बीच का अंतर मामूली नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा था। शायद केवल एक उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति नहीं, केवल एक युद्ध देवता ही लक्ष्य की आक्रमण गति प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक युद्ध देवता के पास मूल ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा होती है। लक्ष्य के पास क्या था? प्राकृतिक गति, परम प्राकृतिक गति और जन्मजात गतिमान लोगों में एक राजा होने के नाते ऐसा अकल्पनीय हमला करने में सक्षम होना। इवान और उसकी टीम की भावनाएं बाकी लोगों से अलग थी। जब वे लक्ष्य के लंबे भाले की चपेट में आ गए, तब उन्हें सचमुच समझ आया कि तेज का क्या मतलब होता है, अत्यधिक तेज का क्या मतलब होता है। इवान तुरंत समझ गया कि यह हमला बिल्कुल अजेय था। एक हमले को तो रोका जा सकता था, लेकिन 10 को नहीं। 100 हमलों को रोका जा सकता था, लेकिन मूसलाधार बारिश जैसी इस तेज रोशनी को नहीं। उनके पास भागने का भी समय नहीं था। एकमात्र रास्ता था इसका डटकर सामना करना। इवान तुरंत दहाड़ा, नेरोव। आ रहा, नेरोव ने जवाब दिया और आगे की ओर छलांग लगाई। अपने विशाल शरीर का इस्तेमाल करते हुए ईवा और इवान को ऊपर से ढाल बना दिया। इवान और ईवा भी तुरंत नेरोव के शरीर के नीचे आ गए। अपनी सामान्य क्षमता से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया। पफ 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 पफ। भाले की छायाओं का एक झटपट सिलसिला जमीन पर गिरा और लक्ष्य का शरीर भी वही आ गिरा। जैसे ही वो गिरा, नेरोव की पीठ से खून के अनगिनत फव्वारे फूट पड़े। लक्ष्य के प्रहार ने नेरोव को छलनी में बदल दिया था। वाह! एक गया। नीचे मौजूद भीड़ ने जोर से जयकार की। लेकिन लक्ष्य के पास जय जयकार करने या नेरोव की ओर देखने का समय नहीं था। जैसे ही वो उतरा, नेरोव द्वारा सुरक्षित किए गए ईवा और इवान एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने हताशा में आत्मघाती ढंग से अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह किए बिना दोनों ओर से हमला कर दिया, जो स्पष्ट रूप से नेरोव की मृत्यु से प्रेरित था। कितना अद्भुत सौहार्दपूर्ण बंधन है। दुर्भाग्यवश ये कोई फिल्म नहीं है। आपके साथी की मृत्यु आपके आंतरिक ब्रह्मांड को प्रज्वलित करने में सहायक नहीं होगी। इस समय लक्ष्य ने जरा भी संकोच नहीं किया, चूंकि उसकी गति का रहस्य पहले ही उजागर हो चुका था। इसलिए वो इन दोनों रूसियों का उपयोग अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए करेगा। लंबे भाले से भाले के फूलों की मालाएं निकली। लक्ष्य ने हमले का जवाब हमले से दिया और इवान और ईवा से भिड़ गया। इवान जन्मजात तेज धावक था और ईवा की गति भी उत्कृष्ट थी। नेरोव की मृत्यु के प्रभाव से दोनों वास्तव में अपनी सीमाओं से परे प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बावजूद जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, वास्तविकता ने उन्हें और भी ज्यादा चिंतित कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि गति के मामले में लक्ष्य उन्हें पूरी तरह से पछाड़ रहा था। शुरुआती कुछ आक्रामक हमलों के बाद लक्ष्य का लंबा भाला बिजली की तरह तेज था। बिजली की हर चमक पलक झपकते ही शरीर के महत्वपूर्ण अंग तक पहुंच जाती थी, जिससे उन्हें जान बचाने का भी मौका नहीं मिलता था। किसी तरह उसे रोक पाना भी किस्मत की बात थी। 2 लोग, 4 हाथ, फिर भी उनके सामने का लक्ष्य 8 हाथों वाला प्रतीत होता था। जिधर भी उनकी नजर जाती, भाले जैसी चमक दिखाई देती। वे मशीन की तरह अपने हाथ हिलाते रहे, फिर भी उनके शरीर पर नए घाव उभरते रहे। ये लक्ष्य, उसकी भाला चलाने की तकनीक इतनी भयावह कैसे हो सकती है? उसने अपनी गति को कैसे प्रशिक्षित किया? हे भगवान! क्या लक्ष्य अब भी लड़ाकू है? भले ही मैं तीसरे दर्जे का युद्ध सेनापति हूं, फिर भी
शायद मैं लक्ष्य के लिए मंच पर वार्म अप करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी गोलियां उसके भाले के घेरे को भेद पाएंगी। युद्ध जनरल के पद से नीचे के सभी लोगों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति लक्ष्य, अब से मैं आपका प्रशंसक हूं। चाहे मार्शल आर्ट हॉल में हो या ऑनलाइन, अनगिनत लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ऑनलाइन स्थिति थोड़ी बेहतर थी क्योंकि लक्ष्य और अन्य लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि दर्शक उनकी गति का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। लेकिन मौके पर मौजूद लोग सचमुच हिल गए थे। प्रशांत धवन ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस चमत्कारिक गति के साथ लक्ष्य निश्चित रूप से प्रचंड वायु अखाड़ा के सुपर ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करने के योग्य है। जैसे ही वो प्रशिक्षण शिविर से उत्तीर्ण हो जाता है, मैं उसे आई सिटी का प्रमुख बना दूंगा। शाखा प्रमुख। जब जियान ने यह देखा तो उसका चेहरा बेहद बिगड़ गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और नहीं आत्मसमर्पण का ऐलान किया। उसे अब भी उम्मीद थी। लक्ष्य की जीत जरूरी नहीं थी। इन दो रूसी योद्धाओं का सामना करते हुए जो एक हताश संघर्ष कर रहे थे, लक्ष्य ने कोई सहानुभूति या दया नहीं दिखाई। बिजली के आयनों की शक्ति बढ़ गई और उसकी भाला चलाने की तकनीक और भी तेज हो गई। अंततः इवा का हौसला टूट गया। हालांकि इस महिला में कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी, लेकिन उसमें कोई असाधारण ताकत भी नहीं थी। लक्ष्य के भयंकर हवा और मूसलाधार बारिश के भाले के हमले का सामना करते हुए उसने आखिरकार अपनी एक कमजोरी उजागर कर दी। इस तरह की लड़ाई में एक भी गलती घातक साबित हो सकती है। वो अपने हाथ में मौजूद तलवार से बचाव करने में विफल रही और पलक झपकते ही उसके शरीर में खून से लथपथ 1 दर्जन छेद हो गए। धड़ाम। इवा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लक्ष्य एक पल भी नहीं रुका। वो शानदार जीत हासिल करना चाहता था। आइस सिटी और भारत का नाम रोशन करना चाहता था। वो इवान को एक ही झटके में हराना चाहता था ताकि उसके प्रतिद्वंदी को पासा पलटने का कोई मौका न मिले। अपने भाले को आगे बढ़ाते हुए वो एक विषैले अजगर की तरह इवान के दिल की ओर झपटा। लेकिन इवान, जो पूरे समय निष्क्रिय रहा था, अब उसके होठों पर एक काली मुस्कान थी। थप्पड़। जमीन पर लेटे हुए नेरोव ने अचानक हाथ बढ़ाया। एक हाथ से उन्होंने लक्ष्य का बायां पैर पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ से उन्होंने लक्ष्य का बायां हाथ पकड़ लिया। भालू जैसे दिखने वाले इस प्राणी ने अपना सिर उठाया। उसके मुंह से अभी भी खून टपक रहा था और इवान पर फुफकारते हुए बोला, इवान, अब मेरा बदला लो, मेरा बदला लो। हा, नेरोव, मुझे पता था कि तुम्हारे जैसा आदमी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इतने मजबूत शरीर और इतने जोशीले खून के साथ तुम इतनी आसानी से कैसे गिर सकते हो? चिंता मत करो, मैं इस लक्ष्य को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। इवान ने लक्ष्य पर झपट्टा मारा। लक्ष्य, तुम्हारी भाला चलाने की तकनीक और फुर्ती वाकई तेज है, लेकिन अब तुम हिल भी नहीं सकते। भाला पकड़ने के लिए सिर्फ एक हाथ के साथ तुम अपनी तकनीक का इस्तेमाल कैसे करोगे? आज अगर मुझे तुम्हारे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुम्हें इसी मंच पर रखूंगा। नरक में जाओ। एक लोहे का पंजा हल्की रोशनी के साथ चमकता हुआ लक्ष्य की छाती की ओर झपटा। ये तो लक्ष्य ने भी नहीं सोचा था। उसे नहीं लगा था कि दर्जनों बार चाकू लगने के बाद भी नेरोव तुरंत नहीं मरेगा। मृत्युशैया पर उसके इस संघर्ष ने वास्तव में उसे एक बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। इवान ने अपनी रक्षा का इरादा पूरी तरह से त्याग दिया था। वो स्पष्ट रूप से लक्ष्य को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था, भले ही इसका मतलब उसकी अपनी मृत्यु हो। अब डाउनपोर स्पीयर तकनीक का इस्तेमाल करने से प्रतिद्वंदी की मौत तो हो सकती है, लेकिन इससे उसकी आगे बढ़ने की गति नहीं रुकेगी। मंच के नीचे और ऑनलाइन किसी ने नहीं सोचा था कि लक्ष्य इस आपदा से बच पाएगा, लेकिन तभी लोगों ने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। लक्ष्य ने एक हाथ से अपना लंबा भाला ऊपर उठाया
और ऊपर से हमला करते हुए इवान पर वार किया। ऐसे प्रहार से क्या हल हो सकता था? क्या उसे सचमुच उम्मीद थी कि वह प्रतिद्वंदी को पछाड़ देगा? लक्ष्य तो पागलपन ही होगा। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।